नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्व की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास के बारे में। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि टर्शियरी युग के इयोसीन काल में भूपटल पर मानव के विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उस समय वानर के रूप में मनुष्य जो था, 4 पैरों से चलता था। विद्वानों का विचार है कि विश्व में मानव के वर्तमान स्वरूप का आविर्भाव जो हुआ, आज से 10 लाख वर्ष पूर्व प्लेस्टोसीन एरा में हुआ, युग में हुआ। इन 10 लाख वर्षों में भूपटल पर कई हिमयुग और अंतर हिमयुग, आइस एज एंड इंटरग्लेशियल एजेस का आगमन हुआ। इन युगों में मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था और अपनी आजीविका के निर्वाह के लिए शिकार, हंटिंग, गैदरिंग एंड कलेक्टिंग का कार्य किया करता था। उस समय पृथ्वी पर मानव की जनसंख्या लगभग 10 लाख से भी कम थी। आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व अंतिम हिमयुग की समाप्ति हुई। नवपाषाण युग, नियोलिथिक एरा, ठीक है, थैंक यू, युग का प्रारंभ हुआ। इसी काल में मानव ने भूपटल पर कृषि करना प्रारंभ किया और पशुओं के पालन का कार्य प्रारंभ किया, और यहीं से मानव का जीवन प्रारंभ हुआ और मानव की जनसंख्या में वृद्धि भी प्रारंभ हो गई। आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे मानव 4 पैर से 2 पैर पर खड़े होने की तरफ अग्रसर हो गया। 4 पैर पर चलने का तात्पर्य ये है कि जब हम जानवरों को देखते हैं तो जानवर जो होता है उसका पेट, पीठ और सर सब एक सीध में होता है, और इसका तात्पर्य ये है कि जानवरों का जो नियंत्रण होता है उसके ऊपर पेट का नियंत्रण है। क्योंकि सब एक सीध में है। वो सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए जीता है, और मनुष्य जो सीधा होता है, सर उसका ऊपर होता है और पेट उसका नीचे होता है। आरपी भाई को नमस्कार। और जब मनुष्य का पेट नीचे होता है तो ये तात्पर्य ये है कि मनुष्य ने अपने पेट के ऊपर विजय प्राप्त किया है, और वो अपने मन मस्तिष्क से सोचने समझने की क्षमता रखता है और कार्य करने की क्षमता रखता है, जिसके आधार पर वो खेती करना प्रारंभ किया, जानवरों को उपयोग में लेना प्रारंभ किया, नई नई तकनीकों का आविष्कार किया, चाक का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, लगातार जो है लोहे, तांबे और कोयले का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। तो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व जब अंतिम हिमयुग की समाप्ति हुई, तब नियोलिथिक एज का प्रारंभ हुआ। इसी काल में मानव ने भूपटल पर कृषि करना प्रारंभ किया, पशुओं का कार्य प्रारंभ किया, और भूपटल पर मानव की जनसंख्या के इतिहास में वृद्धि प्रारंभ हो गई। अब इस आधार पर जो है इसको 4 युगों में बांटा जाता है। कृषि से ईसा के जन्म तक, ईसा के जन्म से 1650 तक, 1650 से 1950 और 1950 से 2018 तक। गुरु जी को प्रणाम। कृषि युग से ईसा के जन्म तक, 10,000 BC से 01 AD तक। भूपटल पर कृषि युग का प्रारंभ 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। ईसा के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व कुल अनुमानित जनसंख्या 10 से 10 लाख व्यक्ति के मध्य थी। धीरे धीरे मनुष्य जो है पशुपालन और कृषि कार्य की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होने लगा। मानव जंगलों में भी धीरे धीरे रहने लगा, और भोजन और रहन सहन के स्तर में उसके निरंतर सुधार होने लगा, और धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि भी होने लगी। और ईसा के जन्म के 5,000 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़कर 50 से 200 लाख व्यक्ति के मध्य हो गई। कारण इसका ये हो गया कि मनुष्य सीधे खड़ा होकर चलने लगा, और जब सीधे खड़ा होकर चलने लगा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वो दूरदृष्टि हो गया। क्यों दूरदृष्टि हो गया? क्योंकि दूर तक देखने लग गया। दूर तक देखने का तात्पर्य ये हो गया कि उसने जो है
अपने सारी चीज़ों को सोचने, समझने और करने की क्षमता धीरे धीरे उसमें विकसित होने लगी। धीरे धीरे उसने आग का आविष्कार किया और धीरे धीरे वो जीवन जीने की तरफ जो है अग्रसर होने लगा। ईसा में लगभग 4000 वर्ष पूर्व मानवीय सभ्यता के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। मानव कृषि कार्यों के साथ साथ कृषि में सफलतापूर्वक सिंचाई का भी प्रयोग करने लगा। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी निवासियों में आपसी प्रेम और भाईचारा की भावना डेवलप हो गई, क्योंकि जब मनुष्य सीधे खड़ा हो गया तब वो धीरे धीरे वो समूह की तरफ विकसित हो गया। जानवर से वो मनुष्य बनने की प्रक्रिया में खड़ा हो चुका था और मनुष्य बनने तब वो उसने श्रम की शक्ति को पहचानना प्रारंभ कर दिया। और जब श्रम और अपने दोनों हाथ और दोनों पाँव की ताकत को पहचानना प्रारंभ कर दिया, तब उसने जंगल से जीवन बनाना प्रारंभ कर दिया कि कैसे जीवन जिएगा। तब उसने नील नदी की घाटी, निचली घाटी, मेसोपोटामिया के मैदानी भागों, सिंधु नदी के मैदानी भागों, चीन की वांगहो नदी, यांग टीसीकांग की घाटी में मानव की सामूहिक प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई। एक साथ सारी चीज़ें चलने लगी। नदी घाटी में ही, जैसा कि हम बराबर ये जानते हैं और देखते हैं कि नदी घाटी में ही सभ्यताएं पुष्पित और पल्लवित होती हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसके लिए अनुकूलतम और उपयुक्त क्षेत्रों में ग्राम नगर विकास होने लगे और यह जनसंख्या के इतिहास के युग का प्रारंभ हो गया। फिंच और ट्रिवार्था के अनुसार जनसंख्या जमाव के मुख्य 3 प्रदेशों में उन्होंने विभाजन किया। एक नगर केंद्रित सिटी सेंटर्ड एरियाज, दूसरा सीमांत क्षेत्र फ्रंटियर एरियाज, घुमक्कड़ क्षेत्र नोमैडिक एरियाज। नगर संकेंद्रित का मतलब यह है कि जो बहुत ज़्यादा विकसित लोग थे, भूपटल पर नगर केंद्रित क्षेत्र का तात्पर्य उस समय था कृषि एवं व्यापार। जैसा कि हम वान थ्योनन की थ्योरी में पढ़ते हैं कि कृषि और व्यापार की सभ्यताओं के सघन बसे हुए क्षेत्र थे, जो समय भूमध्य सागर के तटीय भागों, दक्षिणी पश्चिमी एशिया एवं पूर्वी एशिया की नदी घाटियों में स्थित थे। अजय जी को नमस्कार। उस काल की सर्वाधिक जनसंख्या उसी क्षेत्र में मिलती थी, क्योंकि कृषि ही सबसे ज़्यादा संपन्नता का द्योतक था। कृषि जो पहली पेटी में रखी जाती थी। सीमांत क्षेत्रों में कृषि पर आधारित गांव एवं वन संग्रह आधारित थे। आदिम कबीले की जो बस्तियां होती थीं, ऐसी क्षेत्र यूरोप, एशिया, उत्तरी भागों में अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणी भागों में, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के बड़े भागों में, ओशिनिया में ये भाग देखने को मिलते थे। घुमक्कड़ी नोमैडिक एरियाज, इस प्रकार के क्षेत्र जो थे मध्यवर्ती एशिया और पश्चिमी एशिया में सम्मिलित थे। विश्व की जनसंख्या का यदि वृद्धि का प्रतिरूप हम देखते हैं तो 10,000 BC में जब देखते हैं तो 10 से 100 के मध्य में जो है लाख जनसंख्या पाई जाती है। 5000 BC में जब हम देखते हैं 50 से 200 लाख के मध्य पाई जाती है। 1 AD में आते हैं तो 2560 तक के मध्य पाई जाती है। ईसा के जन्म के समय 25.6 करोड़ तक जनसंख्या पहुंच गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ईसा के जन्म के पूर्व 10,000 वर्षों में जनसंख्या में केवल 25.6 करोड़ व्यक्तियों की ही वृद्धि हो पाई थी। कारण उसका ये है कि अभी मानव केवल विकास की तरफ ही अग्रसर था, अंधविश्वासों में भरा हुआ था, मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट नहीं था, तो जन्म और मृत्यु, ज़्यादा जन्म भी होता रहा होगा और ज़्यादा मृत्यु भी, लाइफ एंड डेथ बराबर हो जाता तो बराबर 0 पर आ जाएगा। तो भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में जब हम देखते हैं तो यूनानी एवं रोमन साम्राज्य में लगभग 5.5 करोड़ जनसंख्या देखने को मिलती है। उत्तरी भाग भारत में के मैदानी भागों में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत लगभग 10 से 14 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी। चीन के उत्तरी और पूर्वी भागों में, दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशिया के हान साम्राज्य में अधीन लगभग 7 से 8 करोड़ की जनसंख्या निवास करती थी। ईसा के जन्म से 1650 तक की जनसंख्या वृद्धि का काल जब हम इसमें आते हैं तो पाते हैं कि ईसा के जन्म के बाद से विश्व के
उक्त तीनों जो साम्राज्य थे, नगरों का विकास जो था, व्यापारिक एवं प्रशासनिक केंद्र थे जो प्रारंभ होना चालू हो गए थे। कुछ धार्मिक केंद्रों के रूप में भी नगरों का विकास होना प्रारंभ हो गया था। नगर के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होने से जनसंख्या के रूप में विकसित होने लगी थी, क्योंकि नगरों में जीवन ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा बढ़िया था देहातों की तुलना में या गांवों की तुलना में। ईसा के जन्म से 1300 तक की अवधि में कुल जनसंख्या 25.6 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ तक हो गई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1300 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि नगण्य रही। सन 1300 से 1650 तक के वर्षों की अवधि की जनसंख्या 10 करोड़ व्यक्तियों की जनसंख्या वृद्धि हुई। 1650 में विश्व की जनसंख्या जो थी वो 50 करोड़ हो गई। 1650 में जनसंख्या का प्रतिशत जो था, वृद्धि था, वो 0.1% था। सन 1650 में कुल जनसंख्या 50 करोड़ में से 30 करोड़ जो जनसंख्या थी वो एशिया महाद्वीप में, 10 करोड़ जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में, 8 करोड़ जनसंख्या जो थी यूरोपीय अफ्रीका महाद्वीप में, शेष 2 करोड़ जनसंख्या जो देखने को मिलती है वो अन्य द्वीपों और महाद्वीपों में निवास करती थी। ईसा के जन्म से 1650 तक में मात्र 25 करोड़ जनसंख्या की जो वृद्धि हुई वो वहाँ पर जन्म दर उच्च देखने को मिलती है। लेकिन संक्रामक रोग की भयावहता, सूखा, बाढ़, युद्ध आदि के कारण जो है जनसंख्या तेज़ी से नहीं बढ़ पाती। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि साम्राज्य की वृद्धि के लिए लगातार जो है एक देश दूसरे देश से लड़ते हैं, तब भी जो है जातियां, जनजातियां एक दूसरे से अपने भोजन के लिए, जानवरों के चारागाह के लिए, अपने राज्य में वृद्धि के लिए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे और मरते खपते रहते थे। इसलिए भी जो है जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादातर नहीं हो पाती थी, जनसंख्या की वृद्धि धीमी रहती थी। सन 1650 से 1950 तक वृद्धि के काल में जब चलते हैं तो पाते हैं 50 करोड़ की जो जनसंख्या वृद्धि थी उसकी जो है वार्षिक वृद्धि देखते हैं तो वो 0.1% थी। सन 1700 में विश्व की जनसंख्या बढ़कर 60 करोड़, 1750 में 70 करोड़ और 1700 से 1800 ईस्वी के मध्य जब चलते हैं तो जनसंख्या में हम तेज़ी से वृद्धि देखने को पाते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या जो है 92 करोड़ हो जाती है तथा जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि का जो प्रतिशत है 0.4% हो गई है। 1850 में विश्व की जनसंख्या जो है 110 करोड़ और 1900 में 160 करोड़ जनसंख्या। सन 1920 में 180 करोड़, 1940 में 220, 1950 में 222 करोड़ जनसंख्या हो गई। इस प्रकार हम 1850 से 1950 मतलब 100 वर्षों के मध्य हम देखते हैं तो पूरे विश्व में जनसंख्या दुगने से भी अधिक हो जाती है और इसका कारण ये है कि मनुष्य तेज़ी से विकास करता है, लोहे का, कोयले का या संसाधनों का जब विकास करता है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करता है तो उसके रहन सहन, खान पान और अर्थव्यवस्था में जब सुधार आता जाता है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वहाँ पर जो है उसकी जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है और वो पृथ्वी को लगातार संशोधित करने में लग जाता है। तात्पर्य ये है कि जंगलों को काटकर कृषि के रूप में, उद्योग के रूप में, अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का प्रयास करता है और कर डालता है। एक तरफ जो है वो वनों का ह्रास करता है, दूसरी तरफ वो मानवीय विकास करता है। 18वीं-19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ चरण में उत्तरी अमेरिका में बड़ी जनसंख्या में यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण होने लगा और वहाँ पर औद्योगिक क्रांतियाँ बहुत तेज़ी से होने लगीं, जिसके कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि अनुभव की गई। साथ ही साथ विश्व में 1850 से 1950 के मध्य जनसंख्या वृद्धि का जो कारण था, चिकित्सीय सुविधा में बहुत ज़बरदस्त सुधार के कारण मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई। वस्तुतः 19वीं शताब्दी में यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में तेजी से जनसंख्या की वृद्धि हुई। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एशिया तथा अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि अधिक दर्ज की गई। 1950 से 2000
18 के मध्य जनसंख्या वृद्धि जब देखते हैं तब हम पाते हैं कि सन 1950 में जो जनसंख्या 252 करोड़ थी, 60 में जो 303 हो गई, 70 में 370, 80 में 445 करोड़ और सन 1900 में बढ़कर जो है ये 529 करोड़, 2010 में बढ़कर ये 696 करोड़ और 2018 में बढ़कर ये 762 करोड़ तक पहुंच गई। इससे स्पष्ट होता है कि 1950 से 2018 के मध्य 68 वर्षों में जनसंख्या की जो वृद्धि हुई वो 510 करोड़ व्यक्तियों में वृद्धि हुई। 2018 में विश्व जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि का जो प्रतिशत रहा वो 1.2 रहा। दूसरी ओर जब हम चलते हैं तो वर्ष 1830 में विश्व की कुल जनसंख्या 1 अरब थी, जिसे 2 अरब तक पहुंचने में 100 वर्ष ही लगे, जबकि 3 अरब होने में मात्र 30 वर्ष लगे। कारण 3 अरब से 4 अरब होने में केवल 15 वर्ष। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंसेज में सुधार हो गया, जनता जागरूक हो गई और वो तेजी से अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने लगी और पुनः जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का जो प्रतिशत देखा जाता है विकासशील देशों में वो 95% तक वृद्धि दर्ज की गई। 21वीं शताब्दी के प्रथम चरण में प्रादेशिक स्तर पर जनसंख्या की तीव्र गति से जो वृद्धि दर्ज की गई अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में दर्ज की गई, जिसके प्रमुख कारण थे पहला कि सन 1900 से पूर्व इन क्षेत्रों का मानवीय समाज महामारी, पहले महामारियां भी बहुत आती थी, प्लेग आता था, अन्य रोग आता था, तो महामारी, बीमारी, युद्ध, कई प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप का शिकार रहा, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मृत्यु दर अधिक होती रही। लेकिन पिछले 100 वर्षों में इन देशों में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण मानवीय समाज में इन प्रयासों से, इन प्रकोपों से काफ़ी सीमा तक नियंत्रण कर लिया गया। अमृत भाई को नमस्कार। जिसकी मृत्यु दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। लेकिन दूसरी तरफ इन देशों में जन्म दर में काफ़ी कमी आई, नगण्य हो गया। साथ ही साथ कुछ देशों की जन्म दर में भी वृद्धि का अनुभव किया गया। जनसंख्या की वृद्धि स्वभावतः ज्यामितीय, जियोमेट्रिकल 1, 2, 3 रूप में होती है, जिसमें जितनी जनसंख्या होगी जनसंख्या वृद्धि भी उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। इन देशों के औद्योगिक विकास को स्थानिक रूप से उपलब्ध खनिज संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से एक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। कारण कि जनसंख्या को रोजगार प्राप्त हो गया, जनसंख्या को अर्थव्यवस्था का आधार मिला, अर्थव्यवस्था मिली, काम मिला, रहने के लिए जगह मिल गई, सारी चीज़ें। उद्योग तथा व्यापार में बढ़ती जनसंख्या का कारण जो था, रोजगार में पर्याप्त अवसर प्राप्त होते रहे। वहीं दूसरी तरफ कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि होती रही, तेजी से जनसंख्या का भरण पोषण में सुगम बना दिया, क्योंकि मनुष्य ने जानवरों को अपने उपयोग में लेना सीख लिया और लोहे का प्रयोग करना सीख लिया, भूमि के उपयोग को बदल दिया और उत्पादन की शक्ति को बढ़ा दिया, जिसके चलते जो है जीवन बदल गया। उक्त विवरणों के आधार पर विश्व वृद्धि के संदर्भ, भरण पोषण, विश्व वृद्धि के संदर्भ में जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो ये पाते हैं कि 10 लाख वर्षों में विश्व की जनसंख्या में केवल 50 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हो पाई। पिछले 368 वर्षों में 2018 तक यह 15 गुने से भी ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई। प्रोफेसर कोलिन क्लार्क लिखते हैं कि मानव इतिहास के 99% काल में विश्व जनसंख्या बहुत ही कम रही, लेकिन उसकी वृद्धि भी बहुत ही धीमी गति से हुई। लेकिन मानव इतिहास के पिछले 1% काल में जनसंख्या वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से बढ़ गई। इसी संदर्भ में एंसले जे कोले का कहना है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व तक मानवीय जनसंख्या के आकार में प्रायः स्थिरता बनी रही। पूरी पृथ्वी पर, पूरे महाद्वीपों में भाभी को प्रणाम बनी रही। इस कारण
तथा उच्च मृत्यु दरों में उच्च जन्म दरों की तुलना में संतुलन पाया जाता है। विश्व जनसंख्या में बृहद जनांकी संक्रमण उस समय आया जब मृत्यु दरों में गिरावट आई। विश्व जनसंख्या को दोगुना होने की अवधि, किसी भी क्षेत्र के भविष्य जनसंख्या दोगुने होने के समय को निम्न सूत्रों के आधार पर जो है हम निकाल सकते हैं। जो वो सूत्र है जनसंख्या को दोगुना होने का समय, टी टाइमिंग 70 बटे में वार्षिक प्रतिशत दर। तो इस आधार पर जब हम निकालेंगे, जैसे 2010 से 15 के बीच में जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो 1.16, जब इस फार्मूले में रखेंगे 70 बटे 1.16 तो आ जाएगा हमारा जनसंख्या वृद्धि का दर जो आएगा 60.34 वर्ष लगे इतनी जनसंख्या वृद्धि दर में। इसी तरीके से हम पूरा जनसंख्या वृद्धि दर हम निकाल सकते हैं। और विश्व के जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप पर अब हम चर्चा करेंगे। तो 1700 से 1800 के मध्य जो है विश्व की जनसंख्या के औसत वार्षिक वृद्धि दर जो रहा 0.4%, 1800 से 1900 के मध्य जो था 0.5% हो गई। और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मतलब 1900 से 1950 में विश्व की जनसंख्या का औसत वार्षिक वृद्धि दर 0.8% हो गई। 1980 से 1900 के मध्य जब हम जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि जनसंख्या की वार्षिक गति धीमी गति से घटकर जो है 1.7% हो गई, जबकि 2015 से 20 में यह घटकर 1.09% ही रह गई और 2018 में यह घटकर 1.2% रह गई। जिस गति से पिछले दशकों में वार्षिक जनसंख्या में वृद्धि दरों में गिरावट देखी गई, उसके आधार पर जनसंख्या की यह वृद्धि दर 2023 में घटकर 1% तथा 2100 में घटकर 0.09% रह जाएगी। निसंदेह रूप से किसी भी राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास के निर्धारण में जनसंख्या की वृद्धि दर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी कैसे। जनसंख्या वृद्धि दरों आर्थिक विकास के स्तर विपरीत संबंध होता है। जबकि जिस राष्ट्र में जितनी जनसंख्या वृद्धि दरें देखने को मिलेंगी वह राष्ट्र आर्थिक विकास की दृष्टि से उतना पिछड़ा हुआ माना जाएगा। लेकिन अगर कोई भी राष्ट्र या देश अपनी मानवीय संसाधन को, मानवीय जनसंख्या को अगर विकसित कर लेगा तो निश्चित तौर पर वो मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा। उसकी जनसंख्या पिछड़ेपन का नहीं बल्कि जो है वो विकसित होने का प्रमाण देगी। इसका सीधा साधा नमूना दुनिया का एक छोटा सा राष्ट्र जापान को लिया जा सकता है, देखा जा सकता है और उसको अमल में लाया जा सकता है। इसके आधार पर विश्व की जनसंख्या की असमानता को 4 भागों में विभाजित करते हैं। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के देश, मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर के देश, निम्न जनसंख्या और ऋणात्मक जनसंख्या वाले देश। तो विश्व में जो प्रतिशत हम देखते हैं जो वृद्धि के दर का प्रतिशत है, विकासशील राष्ट्रों का 1.4, विकसित राष्ट्रों का जो है देखते हैं तो 0.0 आता है। एशिया में अगर देखें तो कंप्लीट एशिया का 1.1 और मध्य एशिया 1.8, पूर्वी एशिया 0.4% वार्षिक वृद्धि, ये प्राकृतिक वार्षिक वृद्धि है जनांकी। दक्षिणी एशिया 1.5, पश्चिमी एशिया 1.6, दक्षिणी पूर्वी एशिया 1.1। इसी तरीके से अगर अफ्रीका संपूर्ण का लेते हैं तो प्राकृतिक वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 2.6%, पूर्वी तथा पश्चिमी अफ्रीका का 2.7, उत्तरी अफ्रीका 2, मध्य अफ्रीका 3.2, दक्षिणी अफ्रीका 1.2, लैटिन अमेरिका का इसी प्रकार यदि हम लेते हैं तो 1.1, मध्य अमेरिका 1.4 और दक्षिणी अमेरिका 1, कैरेबियन क्षेत्र 0.9, उत्तरी अमेरिका का जब हम लेते हैं तो 0.3% वार्षिक प्राकृतिक वृद्धि दर देखने को मिलती है। यूरोप का देखते हैं तो -0.1% ऑस्ट्रेलिया 1 और भारत का देखते हैं तो 1.2% वृद्धि दर हमको देखने को मिलती है। विभिन्न महाद्वीपों में जनसंख्या
वृद्धि दर जब हम देखते हैं तो पृथ्वी पर मानव का जब अवतरण हुआ तब से लेकर वर्तमान समय तक मानवीय जनसंख्या में वृद्धि काल भी और अवनति, मतलब वृद्धि और ह्रास दोनों देखने को मिलते रहे हैं। यद्यपि भूपटल पर जनसंख्या की वृद्धि जो है का रुख जो है ईसा के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन पिछले 250 वर्षों में हम देखते हैं कि जनसंख्या में बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ी है। इसके पीछे जो कारण है वो मेडिकल साइंस और संसाधनों की संपन्नता। विश्व के सभी महाद्वीपों में जनसंख्या की वृद्धि जो है इस अवधि में बहुत ही ज़्यादा अनुभव दर्ज की गई, लेकिन कुछ महाद्वीपों में जनसंख्या की वृद्धि जो रही धीमी रही, बल्कि निगेटिव भी देखने को मिली। दूसरी ओर महाद्वीपों में समय समय पर जनसंख्या में ह्रास की लहरें भी देखने को मिली, जो मुख्य रूप से कारण जो उत्तरदायी रहे वो निम्नलिखित रहे। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के वृद्धि के जो कारण थे वो ये कारण थे कि महाद्वीपों में प्रारंभ से ही सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में निवास करती थी। उसके लिए कारण जो उत्तरदायी हैं कि नदी घाटी में सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या की अनुकूलता थी, मैदान जो है उपजाऊ थे, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा डेवलप कर गई। 1750 ईस्वी में जब महाद्वीपों की जनसंख्या 43.7 करोड़ थी, विश्व की कुल जनसंख्या उस समय 65.4% थी। सन 1800 में बढ़कर जनसंख्या 59.5 एशिया महाद्वीप में हो गई, जो विश्व प्रतिशत का 64.7% हो गया। 1900 में इस महाद्वीप की जनसंख्या बढ़कर जो है 85.7 करोड़ हो गई, जो विश्व की जनसंख्या का 53.6% रह गया। वस्तुतः हम देखते हैं कि 1750 से 1900 की अवधि 150 वर्षों में एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग दुगनी हो गई और सन 1900 से 2018 के मध्य एशिया महाद्वीप की जनसंख्या 5 गुने से भी ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई। सन 2018 68 वर्षों की अवधि में यहाँ पर महाद्वीप की जनसंख्या में 3 गुनों से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई। स्पष्ट है कि 1950 के बाद एशिया महाद्वीप की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि दर्ज की गई। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या में जो तीव्र वृद्धि दर का कारण है वो जापान और एशिया को, सोवियत एशिया को छोड़कर समस्त देश विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर में तेजी से ह्रास होना प्रमुख विशेषता है। दूसरी ओर जो है वो तेजी से बढ़ती जनसंख्या के उत्तरदायी होने के कारण भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया कृषि क्षेत्र में औद्योगिक कृषि क्षेत्र में क्रांति के कारण जनसंख्या वृद्धि का मतलब यह है खाद्यान्न में जो है किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई। खाद्यान्न में भरण पोषण जीवन उनका चलता रहा। यदि खाद्यान्न की आपूर्ति न हो पाती तो वो कुपोषण के चलते, अन्नाभाव के चलते वो जनसंख्या समाप्त हो जाती या रोगों के चलते समाप्त हो जाती, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं रही। आज कोई कितना भी गरीब हो लेकिन खाने बिना नहीं मर रहा है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो एशियाई राष्ट्रों में सघन कृषि, यांत्रिक कृषि के बढ़ने से जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति की सुनिश्चितता जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। सघन कृषि का मतलब ये है कि ज़्यादा जनसंख्या, जोत के आकार छोटे होने की वजह से जो है इसको सघन कृषि की श्रेणी में रखा जा सकता है। और यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिरूप। एशिया महाद्वीप की तरह जो है यूरोप महाद्वीप भी प्राचीन काल से मानव की कर्मभूमि रही है। यही कारण है कि यूरोप प्राचीन काल से एशिया महाद्वीप के बाद सर्वाधिक जनसंख्या अगर कहीं पूरे विश्व में निवास करती है तो वो है यूरोप। हम देखते भी हैं, अगर पूरी दुनिया पे अगर किसी ने शासन किया तो आप पाएंगे यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर शासन किया। उसके कारण क्या है कि वहाँ प्रकृति ने उसको अनुकूलता दी, वहाँ के जो है सब कुछ दिया, प्रकृति ने उसको सब कुछ दिया, जिसकी वजह से उसने जो है वहाँ पर पूरी दुनिया में उसने क्रांति तहलका मचा दिया। सन 1700 से 50 में यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या जो थी वो 14.4 करोड़ थी, जो सन 1800 में बढ़कर 19.3 करोड़ हो गई। 1850 में बढ़कर 27.4 और 1900 में बढ़कर
42.3 करोड़ पहुंच गई। इससे स्पष्ट है कि 1750 से 1900 के मध्य यूरोप की जनसंख्या में तिगुने से भी ज़्यादा वृद्धि हो गई, और जबकि एशिया में उक्त अवधि 2 गुने से भी कम वृद्धि अनुभव की गई थी। तात्पर्य, दोनों महाद्वीपों पर जब हम तुलना करेंगे तब हम ये पाते हैं कि एशिया की तुलना में यूरोप कहीं ज़्यादा समृद्ध और सशक्त था, जिसने पूरी दुनिया पर क्रांति मचाई। औद्योगिक क्रांति भी अगर हम देखते हैं तो पहले यूरोप में देखते हैं, तब अन्य महाद्वीपों पर हमको देखने को मिलता है। यूरोप में सन 1750 से 1900 के मध्य तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने के कारण, जो उसका मुख्य कारण है, वो है औद्योगिक क्रांति और उच्च तकनीकी का प्रयोग। सन 1760 यूरोप में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिसका प्रचार प्रसार बहुत ही तेजी से पूरे समूचे यूरोप में हो गया। यूरोप के अधिकांश भागों में 1750 से 1900 के बीच में अधिकांश मृत्यु दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई, और ये इसमें जन्म दर में भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण 150 वर्षों में यूरोपीय महाद्वीप में जनसंख्या जो है तिगुने से भी ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई। देखते हैं कि सन 1980 में यूरोप महाद्वीप में लगभग 70 करोड़ जनसंख्या थी। 1900 में यूरोप की जनसंख्या में गति में वृद्धि लगी, जो 72 करोड़, और 70 से 80 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि की दशकीय वृद्धि जो थी वो 6.7% थी। 1980 से 1990 के मध्य जनसंख्या का प्रतिशत वृद्धि जो था वो 4.9% था। सन 2000 से 2011 के मध्य ये घटकर 1.5% ही रह गया। इन्होंने अपने जनसंख्या को समय के साथ नियंत्रित कर लिया। विकासशील भारत और चाइना जैसे देशों ने समय के साथ अपने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया। कारण ये, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि इनकी ज़मीनें लगातार घटती गईं, जनसंख्या बढ़ती चली गई, मानव के जो स्वरूप होते चले गए, इनकी मानव की कीमत जो हो गई वो किसी कीमत, मानव संसाधन जो है किसी काम के नहीं रह गए। सरकारें भी ध्यान देना बंद कर दिया। इसलिए जो है अन्य देशों की तुलना में जो है हमारे यहाँ मानव संसाधन की उपयोगिता भी कम हो गई। हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। यदि हम मानव संसाधन की उपयोगिता यदि उपयोग करने लगें तो निश्चित तौर पर हम बहुत आगे चले जाएंगे। जो है मंगलयान ग्रह जैसा ही लगता है कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल दिखता है, बहुत कठिन है लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। इस प्रकार सन 1900 से 2018 के मध्य 108 वर्षों में यूरोप की जनसंख्या का जो प्रतिशत हुआ वो 76% ही हुआ, जबकि एशिया महाद्वीप में 436% हो गया। आप कल्पना करिए कि कई गुने का अंतर आ गया, एक जगह 70 और एक जगह 436। जैसे लगता है कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री खोल दी गई है। केवल हमारे यहाँ बस एक काम, बच्चा पैदा करो, काम मत करो। तो निश्चित तौर पर गाजर मूली की जरा काटे जाएंगे, मर जाएंगे, भीख मांगेंगे, बहुत ढेर सारी समस्याएं खड़ी होंगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि 1750 से 1900 के मध्य यूरोप की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का अनुभव की गई, वहीं एशिया में उक्त अवधि में धीमी, और सन 1900-2018 के मध्य की जो यूरोप की जनसंख्या में धीमी वृद्धि और एशिया में जबरदस्त वृद्धि का अनुभव किया गया। सन 1900 से 2018 के मध्य यूरोप में धीमी जनसंख्या के वृद्धि के रूप में यूरोपियन राष्ट्रों में विकसित अर्थव्यवस्था को उत्तरदायी माना गया। विकसित अर्थव्यवस्था जब हो जाएगी, हर व्यक्ति को जब काम मिल जाएगा, हर व्यक्ति को चैन से खाने और सोने को मिलेगा, तो वो बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री की तरफ नहीं बढ़ेगा, बल्कि अपना जीवन जिएगा, बच्चा पैदा करने की तरफ ध्यान नहीं देगा। गरीब, अगर हम नज़र घुमाएं तो विकासशील राष्ट्रों की तरफ जब देखेंगे तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, दुर्भिक्षा ज़्यादा है, शिक्षा की जागरूकता में कमी है, अर्थव्यवस्था में कमी है, तो जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ऐसा देखने को मिलता है।
इस अर्थव्यवस्था में के अंतर्गत आने वाली अधिकांश जनसंख्या जो है एक से अधिक बच्चों के लालन पालन को भारी बोझ मानते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, 12-12, 15-15 बच्चे पैदा कर लेते हैं। खुद ही माँ बाप नाम लेना नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि एक बच्चा 100 रुपये की नोट है। कितना अंतर है, निश्चित तौर पर बहुत दुखदायी है। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। 12 से घटकर 6 पे आ गया है। हो सकता है आने वाले समय में 1-2 पर भी आ जाए। साथ ही व्यवस्था में संतति निरोध प्रभावकारी उपायों का विस्तृत प्रयोग किया जा रहा है, जिसका परिणाम ये है कि यूरोप की अधिकांश जनसंख्या में जन्म दर में गिरावट वृद्धि दर्ज की है, जिसका परिणाम रहा है कि यूरोप के अधिकांश देशों में जन्म दर में भारी गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ आधुनिक चिकित्सा के कारण क्रमशः अधिक महत्वपूर्ण हो जाने के कारण भी मृत्यु दर में बहुत जबरदस्त जन्म दर और मृत्यु दर में गिरावट का परिणाम यह रहा कि यूरोप में जनसंख्या वृद्धि जो हुई वो धीमी होती गई। यहाँ तक कि अनेक यूरोपीय राष्ट्रों के सामने निरंतर घटती जनसंख्या दर एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में आने लगी। और सरकार ने लगातार ऐलान किया कि जो बच्चा पैदा करेगा उसके लिए जो है हम जो है प्रोत्साहन की मनी देंगे, उनके बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे लिखाएंगे। कितना अंतर हो गया है। हमारे यहाँ जो है ज़बरदस्ती जो है पढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती स्कूल खुले, हम ले जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, वहाँ सरकार खुद प्रोत्साहित कर रही है। ऐसी स्थिति भारत में कभी नहीं आएगी या विकासशील राष्ट्रों में कभी नहीं आने वाली है। इन राष्ट्रों में एक से अधिक बच्चा का अतिरिक्त परिवार को भत्ता सरकार देती है, प्रोत्साहन देती है। वर्तमान समय में पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पुरस्कार की कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी पट जाएगी। पर बच्चों से केवल यही लोग पाट देंगे, बाकी किसी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। खैर जो है निरंतर घटती जनसंख्या दर को रोका जा सके। वर्तमान समय में जो निरंतर प्रयास हो रहे हैं, सन 1900 में यूरोप में विश्व की जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो 26.4%। 1900 में यूरोप की जनसंख्या का प्रतिशत घटकर 15 से 2018 में 9.8 रह गया। इतना ज़्यादा जनसंख्या विकसित हो गई है कि वो सब कुछ कर रही है, बच्चा नहीं पैदा कर रही है। चलिए खैर, अब 2018 में यूरोप महाद्वीप के राष्ट्रों की ऋणात्मक जनसंख्या प्रतिशत दरों की तरफ जब देखते हैं तो बुल्गारिया -0.7, सर्बिया -0.5, यूक्रेन -0.5, लाटविया -0.4, लिथुआनिया -0.4, इटली -0.3, क्रोएशिया -0.2, बेलारूस -0.2, जर्मनी -0.2, बोस्निया -0.2, ग्रीस -0.2, पुर्तगाल -0.2, फिनलैंड -0.1, इस्टोनिया -0.1, रूस -0.1, स्पेन -0.1 नामक देश सम्मिलित रहे, जिनकी जनसंख्या लगातार ऋणात्मक प्रतिशत में चली गई, मतलब जो है उससे भी नीचे चली गई। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर 2 से 3 के बीच मिलेंगे, तब तक के लिए।